Hello, dear students. Welcome to you, Pragya Academy online classes, Gangapur City, and I am Dr. D.L. Kumar, Biology faculty. Now today we discuss modern cell theory and it is objection. Modern cell theory and it is objection. In previous video we discussed cell theory and now today we discuss modern cell theory and ऑब्जेक्शन. मॉडर्न सेल थ्योरी और उसके ऑब्जेक्शन की अपन बात करेंगे आज. देखिए, सेल थ्योरी किसने दी? स्लाइडेन और स्वान ने 1839 में. तो सेल थ्योरी जो प्रपोज की थी वो स्लाइडेन और स्वान ने 1839 में दी थी. और रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी में कुछ मॉडिफाई किया था और उन्होंने एक सेल थ्योरी के लिए एक हाइपोथेसिस दी जिसे हम ओमनियस सेलुला एसेलुला नाम से जानते हैं. इन तीनों वैज्ञानिकों के साथ साथ और भी बहुत सारे प्रिंसिपल सेल थ्योरी में ऐड किए गए, उन्हीं की चर्चा आज अपन करेंगे जिसे मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं. तो देखिए, अपन बात करें सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय Slayden and Swan in 1839. It was modified when Rudolf Virchow 1855 और उन्हें कौन सी हाइपोथेसिस दी थी? ओमनियस सेलुला एसेलुला. इसका डिस्कस अपन ने सेल थ्योरी में भी किया था. अब मॉडर्न सेल थ्योरी में कुछ उसके डॉक्ट्राइन बनाए सेल के या कुछ प्रिंसिपल बनाए जो मॉडर्न सेल थ्योरी में इंक्लूड किए गए. इन तीनों वैज्ञानिक और भी जो वैज्ञानिक है उनकी जो हाइपोथेसिस थी उनको इसमें इंक्लूड किया गया और उन्हें सेल प्रिंसिपल या मॉडर्न सेल थ्योरी के रूप में माना गया. तो देखिए, मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या क्या हाइपोथेसिस रखी गई है, क्या क्या प्रिंसिपल है, उनकी अपन चर्चा करें. तो फर्स्ट प्रिंसिपल है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल एंड इट इज प्रोडक्ट. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं, यानी सभी सजीवों का जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना हुआ है. ये पहला प्रिंसिपल है सेल थ्योरी का. दूसरी, सेल्स आर स्ट्रक्चर एंड यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो सेल है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कि जो संरचना, जो उसकी स्ट्रक्चर है, जो उसकी रचना है, उसकी यूनिट कौन है? सेल. क्योंकि आपको पता है कि सेल जो है वो टिश्यू बनाती है और टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनती है. तो सेल्स जो है वो सजीवों के शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. फंक्शन भी सारे के सारे इसी से सेल के द्वारा ही कंप्लीट होते हैं. ये अपन आगे नेक्स्ट बहुत सारे फंक्शन देखेंगे कि ये किसके सेल जो है कौन कौन से कार्य पूर्ण करती है, वो सब अपन बात करेंगे. तो सेकंड प्रिंसिपल हो गया. थर्ड अपन बात करेंगे न्यू सेल्स डेवलप. देखिए, स्लाइडेन और स्वान ने जो सेल थ्योरी दी थी उसमें वो ये नहीं बता पाए थे कि न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है. तब रुडोल्फ विर्चो ने एक क्या हाइपोथेसिस दी थी? ओमनियस सेलुला एसेलुला, यानी नई सेल की जो उत्पत्ति है वो पुरानी सेल के सेल डिवीजन से होती है. पुरानी सेल में सेल डिवीजन से नई सेल बनती है. तो ये कहा था. तो देखिए, सेल्स डेवलप फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल. प्री एग्जिस्टिंग सेल के सेल डिवीजन से न्यू सेल की फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट प्रिंसिपल अपन बात करें ऑल सेल्स सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन. सभी जो सेल्स है, ऑल सेल जो है, चाहे कोई सी भी कोशिका है, चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन रखती है. तो सभी सेल्स जो है वो सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन रखती है.
तो सारा उसमें जितनी भी जो फिजिकल होगा, जितनी भी जो केमिकल कंपोजिशन होगा, वो सब सेम होगा सभी सेल्स का। नेक्स्ट अपन बात करें प्रिंसिपल, ईच सेल इज यूनिट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म दैट कंटेन ए न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन ऑब्लिक सेल वॉल। देखिए जो प्रत्येक कोशिका जो है, ईच सेल जो है वो 3 कंटेंट मेनली रखती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कवर्ड के रूप में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल होगी। तो कुछ सेल जो होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों प्रेजेंट होती है। जैसे प्लांट सेल में सेल कवर्ड के रूप में सेल मेम्ब्रेन भी होगी और सेल वॉल भी होगी। तो आउटर लेयर के रूप में सेल वॉल होगी और फिर सेल मेम्ब्रेन होगी। जबकि एनिमल सेल में यदि अपन बात करें तो सेल कवर्ड के रूप में केवल सेल मेम्ब्रेन होगी और उसके अंदर एक जेली लाइक मटेरियल होगा जिसे प्रोटोप्लाज्म कहेंगे और प्रोटोप्लाज्म के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो 3 कंटेंट है ईच सेल में, क्या क्या? सेल कवर्ड, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अलावा अपन आगे बात करें कि कौन कौन से प्रिंसिपल, तो इसके न्यूक्लियस सेल कंटेंट्स नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। इसके अलावा प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के साइड में या न्यूक्लियस के आसपास अनेक सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होते हैं। तो 4 कंटेंट हो गए। कौन कौन से? ये मॉडिफिकेशन किया गया है। जो स्लाइडेन और स्वान ने कहा था वो 3 कंटेंट बताए थे, बाद में मॉडिफाई किया सेल ऑर्गेनेलीज में। तो 4 कंटेंट हो गए सेल के, सेल कवर्ड, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो न्यूक्लियस के आसपास प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन से होंगे? तो आपने पढ़े होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, स्पिरोसोम, ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनेलीज। तो ये सेल ऑर्गेनेलीज भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। Each cell is capable in independent existing। जो प्रत्येक कोशिका जो है इंडिपेंडेंट यानी एक तरीके से स्वतंत्र जी सकती है, स्वतंत्र रह सकती है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। तो सेल्स जो है, जो प्रत्येक कोशिका जो है वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। यानी सेल जैसे अपन कहें कि अमीबा है, यूनिसेलुलर है, वो कैपेबल है एक तरीके से फ्री लाइफ, इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए। तो इस तरीके से जो इस प्रत्येक कोशिका जो है वो एक अपनी स्वतंत्र या जो जिसे अपन कहें कि अपने आप जीवन यापन कर सकती है, स्वतंत्र रहने की क्षमता होती है उसमें। आगे अपन बात करें, इस सेल कंटेन द होल complement of genetic information, not only itself but for the whole organism। देखिए जो सेल है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखती है, न केवल सेल की बल्कि होल ऑर्गेनिज्म की। देखो सेल में जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है। तो डीएनए और आरएनए सेल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को तो रखते ही है, साथ ही साथ सारे लिविंग या होल ऑर्गेनिज्म, जो होल लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी सेल के पास ही होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद की सेल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन और होल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, होल ऑर्गेनिज्म है, उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी सेल में ही डीएनए और आरएनए के रूप में या जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होती है। और डीएनए और आरएनए कहां प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में। तो एक ये जेनेटिकली यूनिट भी है, जेनेटिकली यूनिट भी कहते हैं सेल को। इस सेल इज टोटिपोटेंट। अब देखिए अपन यहां बात करें, 2 वर्ड है, बात करेंगे अपन, एक है टोटिपोटेंट, टोटिपोटेंट, और एक है टोटिपोटेंसी। इसको अपन टोटिपोटेंटिक भी कह सकते हैं। देखिए प्रत्येक कोशिका जो है, ईच सेल जो है टोटिपोटेंटिक है या टोटिपोटेंट, मतलब प्रत्येक कोशिका एक
न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेवलप कर सकती है। इस कैपेबिलिटी को, सेल की इस कैपेबिलिटी को क्या कहते हैं भी? टोटिपोटेंसी कहते हैं। और ऐसी कोशिका को टोटिपोटेंटिक कोशिका कहते हैं। और कोशिका की इस गुण को या इस प्रॉपर्टी को टोटिपोटेंसी कहते हैं। तो कोशिका एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर सकती है। कोशिका के इस गुण को टोटिपोटेंसी, और ऐसी कोशिका को टोटिपोटेंटिक सेल कहते हैं। तो अब बात समझ में आई आपके? तो कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग होल ऑर्गेनिज्म, एक होल ऑर्गेनिज्म डेवलप करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो कोशिका कि इस गुण को अपन क्या कहेंगे? टोटिपोटेंसी। और इस कोशिका को क्या कहेंगे? टोटिपोटेंटिक सेल। कुछ कोशिकाएं जो इस गुण को खो देती है, टोटिपोटेंसी के गुण को खो देती है, लॉस कर देती है, तो लॉस कैपेबिलिटी ऑफ टोटिपोटेंटिक स्पेसिफाइड सेल, इसे अपन स्पेशलाइज सेल भी कहते हैं ऐसी कोशिका को। तो देखिए प्लांट सेल में जो प्लांट सेल होती है सारी कैसी होती है? टोटिपोटेंटिक सेल होती है। किंतु एनिमल में कुछ कोशिकाएं ही टोटिपोटेंटिक सेल होती है। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट प्रिंसिपल, लाइफ इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट ओनली इन द फॉर्म ऑफ सेल। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें लाइफ का जो ट्रांसफरिंग होती है वो एक न्यू सेल के रूप में ही होती है। देखिए आपके माता पिता से आपका डेवलपमेंट हुआ है, परंतु आपका डेवलपमेंट जब आरंभ हुआ था तो आप यूनिसेल्युलर थे। तो जो जनरेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का जो डेवलपमेंट होता है वो सेल्स के माध्यम से ही होता है, सेल्स के माध्यम से ही ट्रांसफर होता है। क्योंकि स्पर्म एक सेल है, एग एक सेल है, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, क्या है? एक सेल है। तो लाइफ का जो ट्रांसफरिंग है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन वो सेल के रूप में ही होता है। तो एक सेल और स्पर्म सेल के रूप में। नेक्स्ट अपन बात करें, ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल इन्वॉल्व्स डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ इट इज सेल्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए भी और सेल की ग्रोथ के लिए भी कौन जिम्मेदार है? सेल ही जिम्मेदार है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए सेल जिम्मेदार है, क्योंकि सेल में सेल डिवीजन होगा और उसकी ग्रोथ होगी। क्योंकि नंबर ऑफ सेल में इंक्रीज होगी तो उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो मास है उसमें इंक्रीजिंग आएगी, उसमें ग्रोथ होगी। सेल्स मेंटेन होम्योस्टेसिस एंड देयर ओन इंटरनल एनवायरमेंट। जो सेल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की होम्योस्टेसिस कंडीशन में बनाए रखती है। देखिए होम्योस्टेसिस कंडीशन क्या है? सदैव संतुलित अवस्था में, उसे कहते हैं अपन संतुलित होम्योस्टेसिस कंडीशन। तो सेल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को होम्योस्टेसिस कंडीशन में बनाए रखती है। एक संतुलित अवस्था में बनाए रखने में भी सेल का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल अपन बात करें, लाइफ इज एक्सप्रेस्ड ओनली इनसाइड सेल। जो लाइफ जो अभिगमित होती है, लाइफ का संचालन जो है वो सेल के माध्यम से ही होता है। तो जीवन के संचालन के लिए सेल जिम्मेदार है। नेक्स्ट अपन बात करें, सेल्स आर यूनिट ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। जो सेल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजिकल यूनिट भी है। तो सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म को इसे फिजियोलॉजिकल यूनिट भी कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, इस सेल परफॉर्म इट ऑन मेटाबॉलिज्म। जो सेल है लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक यूनिट भी अपनी से कह सकते हैं, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है सेल। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज किसे कहते हैं अपन? ये मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म जिसे अपन उपापचय क्रियाएं कहते हैं, जिससे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ये सब क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज।
अब ये दो टाइप की है, एक होती है एनाबॉलिक और एक होती है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होना, कौन सी एक्टिविटीज है? एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपल कंपाउंड का फॉर्मेशन होना, यानी यहां पर सिंपल कंपाउंड अटैच होकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, यहां कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ब्रेकिंग होती है, यहां सिंथेसिस होती है और यहां ब्रेकिंग होती है, यहां टूटते हैं। तो इस तरीके के एक्टिविटीज को अपन क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज। और ये किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है? सेल के द्वारा ही। नेक्स्ट प्रिंसिपल अपन बात करें तो देखिए, ईच सेल लीड लाइफ। जो प्रत्येक कोशिका है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को लीड करती है, चाहे वो वन डिपेंडेंट ऑन अदर सेल एंड सेकंड एज इंटीग्रल पार्ट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो सेल्स पे लीड्स करती है। और लास्ट प्रिंसिपल अपन बात करें, a cell has definite लाइफ स्पेन। सेल एक डेफिनेट लाइफ स्पेन रखती है, एक निश्चित जीवन अवधि रखती है। तो ये थे भी मॉडर्न सेल थ्योरी के प्रिंसिपल, जो हमने एक एक करके देखा। समराइज रूप में मैं अगर आपको बात बताऊं कि सेल क्या है, तो हम बात करें तो आपको एक एक वर्ड में बात करूंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि मॉडर्न सेल थ्योरी में है क्या। देखिए, सेल कौन कौन सी यूनिट है, पहले अपन बात करें तो प्राइमरी सेल प्राइमरी यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, जेनेटिकली यूनिट है, फिजियोलॉजिकल यूनिट है, मेटाबॉलिक यूनिट है, किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नहीं है, प्राइमरी भी है, जेनेटिकली भी है, फिजियोलॉजिकली भी है, इसके अलावा मेटाबॉलिक भी है, माइक्रोस्कोपिक यूनिट है, एटम भी इसी को अपन कहते हैं। तो ये है सेल। इसके अलावा सेल के द्वारा जितने भी जो फंक्शन है वो भी सेल के माध्यम से ही किए जाते हैं। तो ये थे भी मॉडर्न सेल थ्योरी। अब अपन बात करें कि सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग या उसके ऑब्जेक्शन या उसके अपवाद क्या है। तो सेल थ्योरी के अपवाद कौन कौन है, तो मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, वायरस, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वायरस, प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सेल थ्योरी के क्या है? ऑब्जेक्शन है, क्योंकि ये सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग इनकी बॉडी या कोशिका जो है वो नहीं है। तो अपन बात करें वायरस। वायरस क्या है? व्हाट इज वायरस? वायरस एक नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसे अपन मिजो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी के एक तरीके से जोड़ने वाली कड़ी के रूप में है, जो लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। तो उन दोनों के मध्य की कैटेगरी का है। और इसके जो बॉडी या शरीर है उसमें वो सेलुलर नहीं है, उसमें सेल एब्सेंट रहती है, उसमें केवल एक प्रोटीन कवर्ड रहता है और जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए या फिर आरएनए होगा। तो वायरस सबसे बड़ा सेल थ्योरी का ऑब्जेक्शन है। तो देखिए, अपन देखें, वायरस आल्सो डू नॉट ओबे सेल थ्योरी लिमिटेड लाइनेज। सेल थ्योरी के लाइनेज के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि न्यू जो ओमनियस सेलुला ए सेलुला है उसके भी विरुद्ध है। नए लिविंग ऑर्गेनिज्म इसकी वायरस स्वतंत्र रूप से डिपेंड नहीं बन सकते, ये जब तक होस्ट के अंदर नहीं जाएंगे तब तक नए वायरस से डेवलप नहीं कर सकते। इसके अलावा इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक मशीनरी इज एब्सेंट इन वायरस। वायरस में इंडिपेंडेंट जो मेटाबॉलिक मशीनरी है वो भी एब्सेंट रहती है, क्योंकि ये जब तक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर नहीं करेगा तब तक ये अपनी कोई भी एक्टिविटीज प्रदर्शित नहीं करेगा। तो पहला जो ऑब्जेक्शन है सेल थ्योरी का वो कौन है? वायरस है। सेकंड अपन बात करें, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, तो नेकेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसे न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। तो उसमें
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहती है। ऐसे न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर कहते हैं, जो ओपन रूप में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो हो गया ना सेल थ्योरी के अपोजिट। तो देखिए प्रोकैरियोट्स, दूसरा जो ऑब्जेक्शन है, फर्स्ट ऑब्जेक्शन वायरस एंड सेकंड ऑब्जेक्शन सेल थ्योरी का क्या है, प्रोकैरियोट्स। जितने भी प्रोकैरियोट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक सेल रखने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है या प्रोकैरियोट्स है, वो सारे के सारे कैसे हैं भी सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं है। अब अपन बात करें कि प्रोकैरियोट्स है क्या, तो ये नेक्स्ट वीडियोस में अपन बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, वहां क्लियर हो जाएगा। बाकी अपन अभी ध्यान रखने के लिए याद रखें कि प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोटिक सेल होती है जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेलिज एब्सेंट रहते हैं, और यूकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और सारे सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जितने भी प्रोकैरियोट्स है वो क्या है, सेल थ्योरी के ऑब्जेक्शन है। देखिए इनसाइड में बात कर लिया, प्रोकैरियोट्स लैक नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज, ये भी अपन ने बात कर लिया। सेल ऑर्गेनेलिज का क्या रहेगा, लैक कमी रहेगी, कुछ ही सेल ऑर्गेनेलिज होंगे, केवल जो राइबोसोम है वो प्रेजेंट होते हैं, बाकी सेल ऑर्गेनेलिज प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्शन हो गया सेल थ्योरी के लिए। नेक्स्ट अपन बात करें, दे आर एक्चुअली एसेल्यूलर इनसाइड ऑफ बीइंग यूनिसेल्यूलर प्रोटिस्टा। जितने भी यूनिसेल्यूलर जो प्रोटिस्टा है, यूनिसेल्यूलर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन्हें जो अपने प्रोटिस्टा किंगडम में इंक्लूड किया गया है, उन्हें भी सेल थ्योरी से बाहर रखा गया है। क्योंकि एक ही सेल द्वारा सारे फंक्शन कंप्लीट किए जाते हैं, तो उन्हें अपन एक यूनिसेल्यूलर न कहकर एसेल्यूलर कहें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये भी एक ऑब्जेक्शन है। नेक्स्ट अपन बात करें, मल्टीन्यूक्लियर सेल इज कॉल्ड सिनोसाइटिक एंड सिनेशियम। देखो मोनोन्यूक्लिएट अक्सर जो सेल्स होती जो कोशिकाएं होती है वो मोनोन्यूक्लिएट होती है, कुछ कोशिकाएं बाइन्यूक्लिएट होती है और कुछ मल्टीन्यूक्लिएट कोशिकाएं हो जाती है। तो मल्टीन्यूक्लिएट कोशिकाएं भी सेल जो थ्योरी है उसके अगेंस्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, कनेक्टिव टिश्यू हैज लॉट ऑफ इंटरसेल्यूलर और नॉन सेल्यूलर मटेरियल कॉल्ड मैट्रिक्स। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, हैज लॉट ऑफ इंटरसेल्यूलर, इंटरसेल्यूलर होते हैं या नॉन सेल्यूलर मटेरियल से बने होते हैं, जो कि मैट्रिक्स के रूप में। तो वो भी एक सेल थ्योरी का ऑब्जेक्शन के रूप में है। तो मैट्रिक्स जो है सेल थ्योरी के अगेंस्ट में है। देयर आर लिविंग सेल्स विच डू नॉट प्रेजेंट न्यूक्लियस। कुछ सेल्स में, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती है, फिर भी उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, वो सेल भी सेल थ्योरी के अगेंस्ट में है। और मेमेलियन कैटेगरी के जो ब्लड होता है, उस ब्लड में जो आरबीसी प्रेजेंट होती है, जिसे अपन एरिथ्रोसाइट कहते हैं, वो कैसी है, विदाउट न्यूक्लियस होती है। इसी प्रकार प्लांट में जो फ्लोएम होता है, उस फ्लोएम की जो सिव सेल या सिव ट्यूब सेल जो होती है वो भी विदाउट न्यूक्लियस होती है। तो एरिथ्रोसाइट्स और सिव सेल जो है वो भी क्या है, भी ऑब्जेक्शन है सेल थ्योरी का। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन अपन बात करें तो सेल पैकिंग पार्ट्स इन प्रोटेक्शन आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म स्किन कॉर्क सेल। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटेक्टिव सेल होती है, जैसे स्किन में और कॉर्क सेल, स्किन और कॉर्क सेल जो एक तरीके से नॉन लिविंग सेल होती है, और इनमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट रहता है। तो इस सेल को, इसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है, विदाउट प्रोटोप्लाज्म होगी, तो ये भी सेल थ्योरी के ऑब्जेक्शन के रूप में हो गई। तो सेल थ्योरी के ऑब्जेक्शन क्या क्या है अभी, वायरस, प्रोकैरियोट्स, इसके अलावा प्रोटिस्टा, इसके अलावा हम बात करें तो मल्टीन्यूक्लिएट सेल,
मल्टीन्यूक्लियर सेल भी इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्शन हो गया। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू भी इसका क्या हो गया, अभी ऑब्जेक्शन हो गया। मैट्रिक्स भी इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्शन हो गया। इसके अलावा जो सेल्स होती है वो है विदाउट न्यूक्लियस, एरिथ्रोसाइट और सिव सेल, जो कि विदाउट न्यूक्लियस होती है, ये सेल भी सेल थ्योरी के ऑब्जेक्शन हो गया। और इसके अलावा स्कीन और कोर्क सेल, ये सेल भी क्या हो गए भी सेल थ्योरी की ऑब्जेक्शन है। तो ये था भी आज का टॉपिक, मॉडर्न सेल थ्योरी एंड इट इज ऑब्जेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।